हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिस्पायरेशन को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा, रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके रिजल्ट के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है जी। और इस प्रोसेस के अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। The stepwise enzymatic breakdown of larger food molecule at cellular level into smaller one to release energy is called cellular respiration। यानी वो प्रोसेस जिसमें के लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, लार्जर ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। कहां पर? एट सेलुलर लेवल्स टू रिलीज एनर्जी रिलीज करने के लिए जब बड़े फूड मॉलिक्यूल्स और बड़े ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइमेटिक एक्शन इसलिए लिखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है सेल के अंदर और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। कौन से बड़े फूड मॉलिक्यूल्स हैं जी जो ब्रेक डाउन होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये वो बड़े फूड मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ब्रेक डाउन होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन याद रखिएगा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो यहां सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के ऊपर होगा। एंड ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स obtain energy in the form of ATP to perform their activities। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती है उनके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इस रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर मेडिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करती है जी। होता कैसे? अच्छा, पहले टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दो किस्में होती हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? The type of respiration which take place in the presence of oxygen। यानी वो रेस्पिरेशन की टाइप जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के बगैर हो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसकी कुछ खूबियां हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके अंदर फूड मुकम्मल तौर पर बर्न हो जाता है, मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है और चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हमारे सेल ज्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ताकि बॉडी के लिए ज्यादा एनर्जी बन सके। कुछ सूरतों में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह होता है, तरीका क्या है? देयर आर थ्री मेन स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के तीन मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है जनाब ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इंशाल्लाह आगे के दोनों लेक्चर्स के अंदर हम स्टेप वाइज, वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस उसके नाम से जाहिर है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन टूटना। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक 6 कार्बन यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन है उसकी ब्रेकडाउन होती है, स्प्लिटिंग होती है, और वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स यानी पायरुविक एसिड बना देता है। इस प्रोसेस को इसी की वजह से ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। द स्टेपवाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मींस 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड व्हिच इज 3 कार्बन इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। डेफिनेशन सिंपल है, यानी स्टेप वाइज इसमें भी एंजाइम का मौजूद होना जरूरी है। एंजाइम के बगैर जल्दी प्रोसेस नहीं हो रहे होते। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, एंजाइम की मौजूदगी में ब्रेकडाउन हो 6 कार्बन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन है उसकी ब्रेकडाउन होकर उससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ
उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। कहां होता है ये प्रोसेस? दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा होता। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और साइटोप्लाज्म और समवेयर एल्स। तो इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है। आइए देखते हैं होता क्या है। उसके लिए आप इस डायग्राम पर गौर करें। ग्लाइकोलाइसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस के अपने भी 2 फेजेस हैं। पहला है जनाब, पहले फेज को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और दूसरे फेज को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। इस फिगर पर गौर करें, यहां से प्रिपरेटरी फेज शुरू हुआ और यहां तक इसका प्रिपरेटरी फेज है, जबकि आगे का जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेटरी फेज। तो पहले हम प्रिपरेटरी फेज को डिस्कस करते हैं, फिर ऑक्सीडेटिव फेज को डिस्कस करते हैं। प्रिपरेटरी फेज क्या है जनाब? इट इज द फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय 2 एटीपी मॉलिक्यूल। फास्फोरिलेशन मीन टूटना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फास्फोरिलेट होना, यानी उसके साथ फास्फेट ऐड होना, सॉरी टूटना नहीं है, उसके साथ फास्फेट ऐड होना बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी। नॉर्मली हमने तो कहा कि रिस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, लेकिन यहां तो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और ग्लूकोज को फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल रहा है। ये वो एनर्जी है जो किसी भी कारोबार से पहले कोई पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये यूं समझ लें कि ये इन्वेस्टमेंट है, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ बुनियादी एनर्जी की जरूरत होगी और वो एनर्जी ये एटीपी प्रोवाइड करेगा। सो एक 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, सॉरी एक एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा और ग्लूकोज के साथ फास्फेट को जोड़ देगा। ठीक है, जब एटीपी एडीपी में बदलेगा, एक जो पी निकलेगा वो पी यहां जुड़कर इसको ग्लूकोज 6 एटीपी बना देगा, सॉरी 6 फास्फेट बना देगा। अब 6 फास्फेट जो है वो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी और वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा। और याद रखिएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमर है। आइसोमर वो होता है जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन जो सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले में चेंज हो, स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होता है। अब सवाल सर ये चेंज क्यों होता है? इसलिए कि फास्फेट के साथ ग्लूकोज के साथ 2 फास्फेट को जोड़ना है और अगर वो ग्लूकोज ही रहेगा तो वो 2 फास्फेट को जोड़ नहीं सकता, इसलिए उसे फ्रक्टोज में चेंज करना होगा। और अब फ्रक्टोज में कुछ तब्दीलियां आएंगी और तब्दीलियां आने के बाद वो फिर एटीपी यूटिलाइज करेगा और एटीपी यूटिलाइज करके फास्फेट जो है वो ग्लूकोज जो है अब वो फ्रक्टोज 1 to 6 डाइफॉस्फेट बन गया। अब इसके साथ 2 फास्फेट जुड़े हैं, एक कार्बन नंबर 1 पर, दूसरा कार्बन नंबर 6 पर। सो इसे कहते हैं 1 to 6 डाइफॉस्फेट। अब इसके साथ 2 फास्फेट जुड़ गए हैं। अब 2 यहां एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो चुके हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये सिस्टम की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इंशाल्लाह जो एनर्जी जनरेशन होगी वो काफी बड़ी मिकदार में होगी। अब क्या होता है, यानी प्रिपरेटरी फेज का एंड आ गया है। ये जो फ्रक्टोज 1 to 6 डाइफॉस्फेट है ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, लिहाजा ये टूट जाता है और ये टूटकर 2 मॉलिक्यूल बना देता है। पहला होता है PGAL यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना देगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे कहते हैं DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन जाएगा, जिसे शॉर्टकट में मैंने DHAP लिखा है। तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। याद रखिएगा कि सेल सिर्फ और सिर्फ ये
PGAL को इस्तेमाल करता है, यानी फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को इस्तेमाल करता है, जो इसलिए बाद में ये DHAP का जो मॉलिक्यूल है ये भी चेंज होकर, ये इसका आइसोमर है जो बाद में चेंज होकर ये भी PGAL ही बना देता है। तो इस तरह दो PGAL मॉलिक्यूल तैयार हो गए, किसके रिजल्ट के तौर पर? प्रिपरेटरी फेज के रिजल्ट के तौर पर। और अब होगा जनाब ऑक्सीडेटरी फेज। इसके बाद का जो प्रोसेस चलेगा वो होगा ऑक्सीडेटरी फेज, जिसमें के ऑक्सीजन रिड्यूस होगा इसमें से और मजीद ये एनर्जी बनाना शुरू करेगा। फेज उस वक्त शुरू होगा जब इसके साथ एक फास्फेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा इसके साथ, यानी PGAL जिसके साथ एक फास्फेट है, इसके साथ रिएक्शन होगा और एक फास्फेट और जुड़ेगा, ये डाइफॉस्फेट होगा, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा ये। और इस दौरान एक NAD का जो मॉलिक्यूल है, NAD मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, NADH हो गया और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलकर NADH के साथ ऐड हो गया। तो दो NADH मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। ये भी मैंने कहा इसमें चेंज होगा, यानी PGAL में DHAP जो है वो भी चेंज होकर PGAL बन गया। तो दो PGAL मॉलिक्यूल हैं, जब इनमें ये जो है प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन जो है वो NAD के साथ जुड़ जाएगी और उसको NADH बना देगी और ये बाइफॉस्फेट बन गया। अब इसके साथ भी देखें फास्फोग्लिसरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया है। अब ये फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा कि इसका ये जो ATP है ये फिर रिमूव होगा, चेंज हो जाएगा और ये ADP के साथ मिलकर दो ATP मॉलिक्यूल बनाएगा। दो ATP मॉलिक्यूल जब बनाएगा तो उससे जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा। ठीक है जी, फास्फोग्लिसरिक एसिड आगे चेंज होकर दोबारा उसमें तब्दीली आएगी, उसमें चेंज आएगा और वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। दो मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाएगा, जो कि उसमें फास्फेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, अलग जगह में लग जाएगा और इसमें डिहाइड्रेशन होगा, पानी लॉस होगा। इस प्रोसेस के दौरान पानी लॉस हो जाएगा और पानी लॉस होगा दोबारा से ये प्रोसेस जब आगे प्रोसीड करेगा तो ADP जो है वो अगेन दो ADP मॉलिक्यूल दो ATP मॉलिक्यूल में बन जाएंगे, यानी दो ATP यहां बने, दो ATP यहां बने और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो चेंज होकर आपके पास पायरुविक एसिड बना देगा। इस तरह एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन था उसने टूटकर आपके पास 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल बना दिए। इस दौरान टोटल जो एनर्जी चेंज आया अगर उसे हम देखें तो पहले स्टेप के अंदर जिसे प्रिपरेटरी फेज कहा था उसके अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए थे, जबकि दूसरा जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसके अंदर 2 और 2 4 ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं और साथ 2 NADH मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं। यहां पर 2 NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेट जो हमारे पास निकलेगा वो एनर्जी निकलेगी ग्लाइकोलाइसिस के तौर पर, वो है ये 2 NADH मॉलिक्यूल्स। 4 ATP बने हैं लेकिन उसमें से 2 पहले यूटिलाइज हो गए थे, उन्हें हम निकाल देंगे, लिहाजा 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे और इसीलिए दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज हार्वेस्टिंग फेज। ये हार्वेस्टिंग फेज बनाता है और कहलाता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आई होप कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा और आपको समझ आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।